साल 2024 बीत चुका है और 2025 भी यूं ही निकल जाएगा। इस साल भी आपने जितना कमाया सब खर्च कर दिया और अगला साल भी शायद ऐसा ही रहेगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत में लोगों की खर्च करने की आदतें लगातार बिगड़ती जा रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लोगों की कुल आमदनी का 85% हिस्सा सिर्फ खर्च हो रहा है और उसमें भी 20 से 25% ऐसे खर्चे हैं जिनका कोई खास उपयोग नहीं है। मतलब अगर कोई व्यक्ति महीने का 2 से 25% खर्च करता है तो वह खर्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 2,50,000 रुपए कमा भी रहा है तो बचत का सवाल ही नहीं उठता। असल में हम इतने ज्यादा खर्च करने के आदी हो चुके हैं कि हमें लगता है कि थोड़े बहुत पैसे बचाकर क्या ही हासिल होगा। यही सोच हमें लंबे समय में मुश्किल में डाल देती है। छोटी छोटी बचत को नजरअंदाज करना तब भारी पड़ता है जब कोई इमरजेंसी आ जाती है और हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। ऐसा ही हाल ग्रांट सब्बटियर का भी था, लेकिन उन्होंने खुद को इस जाल से बाहर निकालकर ऐसी वेल्थ बनाई कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गए। उन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम नामक एक प्रसिद्ध किताब भी लिखी और आज उनका पैसा लगातार ग्रो कर रहा है। 24 साल के ग्रांट जब कॉलेज खत्म करके नौकरी की दुनिया में आए तो उन्होंने भी आम लोगों की तरह पैसा कमाया और खर्च किया, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि यह तरीका सही नहीं है। नौकरी के दौरान उन्होंने महसूस किया कि उनके पास आखिर में कुछ भी नहीं बचता। परेशान होकर उन्होंने जॉब छोड़ दी और कुछ समय घर पर बिताया। तब उन्हें समझ आया कि उन्होंने हजारों घंटे काम किया, लेकिन अंत में उनके पास रेंट देने तक के पैसे नहीं थे। मजबूर होकर वे अपने माता पिता के घर रहने चले गए। जब परिवार वालों ने उनसे सवाल पूछना शुरू किया तब उन्होंने खुद को बदलने का फैसला किया। उन्होंने विभिन्न इनकम सोर्सेज पर रिसर्च की और समझा कि सिर्फ नौकरी से आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। इसलिए उन्होंने तय किया कि उन्हें अगले 5 सालों में करोड़पति बनना है। इसके लिए उन्होंने नौकरी के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग सीखी, फ्रीलांसिंग शुरू की और एक मजबूत फाइनेंशियल प्लान बनाया। इस सफर में उन्होंने $2 मिलियन से ज्यादा की वेल्थ बना ली और अब उनका पैसा लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रांट कहते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता और पैसा कमाना एक आर्ट है, गेम है। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं और जिसने उन्हें सही तरीके से अपना लिया वह अंत में विजेता बन जाता है। स्टेप 1, अपना विजन बनाओ। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कहीं घूमने का प्लान बनाया लेकिन आपको पता ही नहीं था कि वहां जाना कैसे है, रहना कहाँ है और क्या करना है? शायद नहीं। आमतौर पर हम पहले से ही होटल, टिकट्स, घूमने की जगहें और बजट सब कुछ प्लान कर लेते हैं, लेकिन जब बात फाइनेंस मैनेजमेंट की आती है तो हमारे पास कोई ठोस योजना ही नहीं होती। ज्यादातर लोग अपने बैंक अकाउंट में पैसा तो सेव करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि इसका सही उपयोग कैसे करें। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में अधिकांश लोग या तो सेविंग्स नहीं करते या बहुत कम करते हैं। 50% लोग अपनी कमाई का केवल 0 से 20% ही बचा पाते हैं, जबकि 20% लोग 20 से 30% सेव करते हैं और उसे FD, PF या अन्य बैंकिंग प्रोडक्ट्स में डाल देते हैं, जो कई बार महंगाई के कारण अपनी वैल्यू खो देते हैं। अगर आप पेचेक टू पेचेक लाइफस्टाइल में फंस गए तो अगले 5 सालों तक वहीं के वहीं रहेंगे। इसलिए सबसे पहले अपने खर्चों का विश्लेषण करें और एक स्पष्ट विजन सेट करें। खुद को एक फाइनेंशियल नंबर दें। यह तय करें कि आपको कितनी संपत्ति बनानी है और उसे छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटें। जब आपके पास एक स्पष्ट प्लान होगा तो आप अपने वित्तीय लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सही दिशा में काम कर पाएंगे। स्टेप 2, अपना बेसिक सर्वाइवल लेवल क्लियर करो और इमरजेंसी फंड बनाओ। वित्तीय स्वतंत्रता की इस यात्रा में पहला कदम तय करने के बाद अगला सबसे जरूरी स्टेप होता है बेसिक सर्वाइवल लेवल को मजबूत करना। इसी चरण में आपको कई मुश्किलें आएंगी। खर्चों को कंट्रोल करना, अनावश्यक इच्छाओं पर रोक लगाना और अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन को बेहतर बनाना। 26 वर्षीय रोहन, जो मुंबई में एक मार्केटिंग जॉब करता था और 35,000 रुपये प्रतिमाह कमाने लगा था, अपनी बचत को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं था। मुंबई की महंगी लाइफस्टाइल और आउटिंग कल्चर का इतना प्रभाव पड़ा कि वह अपने भविष्य की परेशानियों को नजरअंदाज करता गया। वह केवल उतना ही बचाता था जिससे उसका रेंट निकल जाए और बाकी पैसे मौज मस्ती में खर्च कर देता। लेकिन एक दिन
भोपाल में उसके परिवार को पैसों की जरूरत पड़ी। बिना सोचे समझे उसने अपनी पूरी महीने की सैलरी घर भेज दी और तब उसे एहसास हुआ कि उसके पास खुद के लिए कुछ भी नहीं बचा। यही वो पल था जब रोहन को समझ आया कि इमरजेंसी फंड कितना जरूरी होता है। बेसिक सर्वाइवल लेवल को मजबूत करने के लिए सबसे पहले यह तय करें कि आपके पास कम से कम 6 महीने की जरूरतों के बराबर पैसा सेविंग में हो। तभी आप किसी भी अनिश्चितता का सामना कर पाएंगे और अपने वित्तीय लक्ष्य की ओर मजबूती से बढ़ सकेंगे। यहाँ तक कि रहने और खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। आखिरकार रोहन ने मदद की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने भी उसकी परवाह नहीं की। आजकल ऐसा ही दौर चल रहा है, जब तक किसी को खुद का फायदा ना दिखे तैयार नहीं होता। मगर आखिरकार रोहन की मदद की उसकी ऑफिस कलीग शालिनी ने न केवल रोहन को आर्थिक सहायता दी, बल्कि उसे समझाया कि सही प्लानिंग से सामान्य सैलरी में भी बचत की जा सकती है। उसने उसे 70-20-10 रूल के बारे में बताया। इस नियम के अनुसार अपनी इनकम का 70% सिर्फ जरूरी चीजों पर खर्च करो, जैसे किराया, पानी, बिजली, राशन और इंटरनेट। रोहन की सैलरी 35,000 रुपये थी, तो इस हिसाब से उसे लगभग 25,000 रुपये जरूरी खर्चों के लिए रखने चाहिए थे। इसके बाद 20% यानी 7,000 रुपये अपनी इच्छाओं और आरामदायक जीवन के लिए तय करने चाहिए थे। लेकिन रोहन ने इस पैसे को सोचे बिना खर्च कर दिया था। आखिर में 10% यानी 3,500 रुपये की बचत करनी चाहिए थी, जिसे सबसे पहले इमरजेंसी फंड में रखना जरूरी है। यह सेफ्टी नेट किसी भी अप्रत्याशित संकट के समय बहुत काम आता है। अक्सर लोग अपने बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए निवेश करते हैं, लेकिन खुद के आर्थिक संकट से निपटने की प्लानिंग नहीं करते। ऐसा ही कुछ मुकेश के साथ हुआ। 12 साल का मुकेश, जो 11 साल तक एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर चुका था, 2021 में छंटनी का शिकार हो गया। उसकी थोड़ी बहुत बचत से घर का खर्च किसी तरह चल रहा था, लेकिन तभी उसकी मां की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ी। अस्पताल के बिलों ने उसकी जमा पूंजी पहले ही खत्म कर दी थी। सिलेंडर के लिए उसने दोस्तों और रिश्तेदारों से कर्ज मांगा, लेकिन फिर भी अपनी मां की जान नहीं बचा पाया। अब मुकेश के पास न नौकरी थी, न पैसा और न ही परिवार की देखभाल के लिए कोई सहारा। यही कारण है कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हर किसी के पास कम से कम 3 से 6 महीने का आपातकालीन फंड होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आपका मासिक खर्च 30,000 रुपये है, तो आपको कम से कम 90,000 रुपये से 1,80,000 रुपये तक इकट्ठा करना चाहिए, ताकि मुश्किल समय में आपको आर्थिक तनाव न झेलना पड़े। इस पैसे को ऐसे खाते में रखना चाहिए जहां जरूरत पड़ने पर आसानी से निकाला जा सके और उस पर थोड़ा बहुत ब्याज भी मिले। जब आपकी 1,80,000 रुपये इकट्ठे हो जाएंगे, तो आपको आर्थिक तनाव से निजात मिल जाएगी। इमरजेंसी फंड की जरूरत पूरी हो जाए तो बचत को सही तरीके से निवेश करने पर ध्यान देना चाहिए। मान लो कि कोई व्यक्ति 5,000 रुपये की मासिक बचत करके इसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में लगाता है, तो 10 साल बाद उसके पास कितना हो सकता है? 81,000 रुपये से भी ज्यादा। और अगर यही आदत वह 15 सालों तक बनाए रखे, तो सोचिए उसका भविष्य कितना सुरक्षित हो सकता है। यह सबसे कठिन चरण है जो आपको सही ढंग से जीवन जीने की कला सिखाता है। चरण 3, संतुलन। आपातकालीन निधि बनाने के बाद अगला कदम है संतुलन। लेकिन यहाँ वित्तीय संतुलन का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि जीवन में आर्थिक स्थिरता है। जब हमारे पास पर्याप्त बचत होती है तो हम राहत महसूस करते हैं, लेकिन इसी मोड़ पर कई लोग अति आत्मविश्वास में आकर लापरवाही करने लगते हैं। यहीं पर प्रवेश होता है वित्तीय दुनिया के सबसे बड़े शत्रु का, ऋण और कर्ज। एक रिपोर्ट के अनुसार 67% भारतीय परिवार आज भी उधारी पर निर्भर हैं। वर्ष 2014 से 2024 तक बैंक ऋण दरों में 16.9% से बढ़कर 16.9% हो गई। 32.4% की वृद्धि हुई है। अब तो ऋण लेना बेहद सरल हो गया है। एक क्लिक में दर्जनों ऐप्स, वेबसाइट्स और योजनाएं उपलब्ध हैं। लेकिन सबसे अधिक ऋण बोझ किस पर होता है? मध्यम वर्ग। अक्सर 30 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते एक औसत मध्यम वर्गीय व्यक्ति 1 लाख रुपए मासिक आय के बावजूद 5 लाख के क्रेडिट कार्ड बिल और 8 से 9 लाख के वाहन ऋण में फंसा होता है। इसी जाल में फंसा नितिन, जिसने 11 लाख की कार खरीदी, जिसमें से 2 लाख की डाउन पेमेंट की और बाकी 9 लाख का लोन लिया। उसकी EMI और क्रेडिट कार्ड
भुगतान का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन नितिन से गाड़ी की EMI समय पर नहीं भरी गई और उसे भारी पेनल्टी चुकानी पड़ी। इसे वित्तीय भाषा में नकारात्मक चक्रवृद्धि, नेगेटिव कंपाउंडिंग कहते हैं। इसके बाद नितिन ने सभी कर्जों की सूची बनाई और पहले छोटे छोटे आड़ों को चुकाने पर ध्यान दिया, जबकि बड़े कर्जों की न्यूनतम भुगतान राशि चुकाता रहा। यह एक रणनीति थी, आण स्नोबॉल तकनीक। जब 2 छोटे कर्ज खत्म हो गए तो उसे आत्मविश्वास मिला और वह अपनी बचत का 10% से अधिक आरण निपटाने में लगाने लगा। जल्द ही उसने 5 लाख का क्रेडिट कार्ड कर्ज चुका दिया और उसके कार लोन का केवल 4 लाख ही बाकी रह गया। इस तरह उसने बड़े समझदारी से वित्तीय संकट से छुटकारा पा लिया। अब आता है चरण 4, संद की स्वतंत्रता। जीवन में असली आजादी तब महसूस होती है जब आप योजनाबद्ध ढंग से कार्य करें और बाद में पछतावा न हो। लेकिन अधिकतर लोग बिना प्लानिंग के खर्च करते हैं। ट्रैवल टिकट्स, होटल बुकिंग या किराए की गाड़ी लेने तक की योजना अंत समय पर बनाते हैं, जिससे उन्हें 30 से 40% ज्यादा खर्च करना पड़ता है। पीक सीजन में तो घूमना फिरना और खाना पीना भी 20 से 30% महंगा हो जाता है। अगर औसत देखा जाए तो भारतीय लोग जो बजट बनाकर यात्रा पर जाते हैं उसका 10 से 12 हजार रुपए ज्यादा खर्च कर ही देते हैं। फिर लौटने के बाद पछतावा होता है कि यह पैसा बच सकता था। इसलिए फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब ये है कि आप खुद को अनावश्यक खर्चों से मुक्त करें, न कि सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने पर ध्यान दें कि यार इस बार खर्चा हद से ज्यादा हो गया, अब तो अगले महीने के लिए पैसे भी नहीं बचे। यही कारण है कि ऑथ ग्रैंट कहते हैं, अपनी गैर जरूरी खर्चों पर नियंत्रण रखो। आपको यह तय करना होगा कि आपको सिर्फ घूमने फिरने की आजादी चाहिए या फिर असली वित्तीय स्वतंत्रता। सही योजनाओं के साथ आप न सिर्फ फ्रीडम पा सकते हैं बल्कि अच्छी खासी बचत भी कर सकते हैं। चरण 5, स्वतंत्रता। जब आप पहले के सभी चरण पार कर लेते हैं तो आप यहां तक पहुंचते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जहां आप असल मायनों में आत्मनिर्भर बनते हैं। ये वह स्तर है जहां आप सिर्फ जीविका ही नहीं कमाते बल्कि अपने लिए एक मजबूत वित्तीय भविष्य भी तैयार करते हैं। इस अंतिम चरण में वित्तीय सुरक्षा का एक ठोस आधार बनाना बेहद जरूरी है। इसके लिए 2 महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना होगा। 1, 25 गुना नियम। यह नियम बताता है कि सबसे पहले आपको अपना फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर तय करना होगा, यानी आपको रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए। इसके लिए अपने वार्षिक खर्चों को 25 से गुणा करें। मान लीजिए आपका मासिक खर्च 50,000 रुपए है तो वार्षिक खर्च होगा 6 लाख रुपए। अब इस 6 लाख रुपए को 25 से मल्टीप्लाई करें तो कुल राशि होगी 1,50,00,000 रुपये। यानी वित्तीय स्वतंत्रता पाने के लिए आपको 1,50,00,000 रुपये की संपत्ति बनानी होगी। लिए कम से कम 2 इनकम सोर्स बनाने होंगे और हर महीने 20,000 रुपये की SIP इंडेक्स फंड में निवेश करनी होगी। साथ ही हर साल इस SIP को 10% तक बढ़ाना होगा। यदि आप इस रणनीति का पालन करते हैं तो महज 12 सालों में 12% वार्षिक रिटर्न के साथ 2,50,00,000 रुपए तक की संपत्ति बना सकते हैं। यही वह बिंदु होगा जहां आप पूरी तरह वित्तीय रूप से स्वतंत्र बन सकते हैं। इस प्रकार जब आपने SIP और निवेश के जरिए यह पूंजी बना ली तो आपको कभी भी पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम है, जहां आप अपनी जिंदगी की हर पसंद को गिल्ट फ्री तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। और इस पूंजी को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए आपको अपनाना होगा। दूसरा नियम, 4% विदड्रॉल रूल विद एडेप्टेशन। 4% विदड्रॉल रूल। यह नियम बताता है कि अपनी जमा पूंजी को सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान SWP में लगाएं और हर साल कुल कॉर्पस का 4% निकालें। मान लीजिए आपके पास 1,50,00,000 रुपये की संपत्ति है तो उसका 4% सालाना हुआ 6 लाख रुपये। यानी हर महीने आप 50,000 रुपये निकाल सकते हैं और फिर भी आपकी संपत्ति लंबे समय तक बनी रहेगी। SWP के कारण आपकी पूंजी घटने के बजाय बढ़ती रहेगी। अब अगर आप हर महीने 50,000 रुपये के बजाय 1 लाख रुपये भी निकालते हैं तब भी आपकी संपत्ति समय के साथ बढ़ती ही जाएगी। 30 सालों तक 1 लाख रुपये प्रति माह निकालने पर भी आपकी फाइनल वैल्यू 14,40,41,000 रुपये बनी रहेगी।
वित्तीय स्वतंत्रता का असली मतलब यही है, सही फाइनेंशियल प्लानिंग। ओथ ग्रांट सेबिट ईयर के अनुसार जिसने अपने करियर के शुरुआती दौर में ही इन 5 स्टेप्स को समझ लिया और अनुशासन के साथ अपनाया, वह सिर्फ 12 से 15 सालों में ही रिटायरमेंट ले सकता है। इस दौरान बनाई गई संपत्ति कंपाउंड होती रहेगी और आगे चलकर आपको आर्थिक रूप से पूरी तरह स्वतंत्र बना देगी। निष्कर्ष, सही रणनीति से आप न सिर्फ जल्दी रिटायर हो सकते हैं, बल्कि एक ऐसी जीवन शैली जी सकते हैं जहां पैसा कभी चिंता का विषय नहीं बनेगा। यही असली फाइनेंशियल एक्सप्रेस है।